गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने पूरी कर ली है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पर। और केमिकल काइनेटिक्स में दो पोर्शन है, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाला है, कुछ एसिड बेस का चैप्टर है, ठीक है। और एक जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो केमिकल काइनेटिक्स का है। और केमिकल काइनेटिक्स में तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, जो हमारे पहले स्टूडेंट थे वो देखेंगे या उन्होंने देखा होगा कि जो हमने पढ़ाया था, जो हैंड रिटन नोट्स हमने दिए, सारे के सारे 100% क्वेश्चन उनसे कवर थे। मैं बताऊंगा आप लोगों को जब आगे आगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। तो ये मान के चलना कि हमारा जो मैटर है और जो क्लासे हैं वो मोर देन सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से 100% क्वेश्चन मिलना है, वो है आयनिक रिएक्शंस और काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। मतलब ये एक टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में। देखो, आयनिक रिएक्शंस का तो केवल नाम ही है, देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है इन सब चीजों का कि नॉर्मली हम लोग केवल आयनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। बाकी मेन जो आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो रिएक्शंस आयंस के बीच में होती हैं, जैसे मान लो आपका Ag प्लस और Cl माइनस है, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी AgCl बनाएंगे, ये भले ही सॉलिड हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये जो दो आयन हैं, ये दोनों आयन आपस में रिएक्शन करके AgCl बनाते हैं। मीन्स आयनों के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस हम लोग आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखो, आयनिक रिएक्शंस दो तरह से हो सकती हैं। एक तो वो सॉलिड फेज में हो जाए, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने एमएससी की है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो शायद प्रीवियस की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती थी उसमें सॉलिड स्टेट रिएक्शंस पढ़ते, एक चैप्टर है उसमें, वहां पे हम लोग इस तरह की आयनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉल्यूशन फेज में। सॉल्यूशन फेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम लोग Ag प्लस को भी एक्वस फेज में लें, ठीक है, और Cl माइनस को भी एक्वस फेज में लें और फिर इन दोनों की रिएक्शन करवाएं। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है इस क्लास में, वो ये सॉल्यूशन फेज वाला ही है कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं अगर वो किसी सॉल्यूशन में हो रही हैं, सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, जनरली हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब इन आयनों को हम लोग वाटर में जब हम लोग इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, जैसे AgCl इसको तोड़ेंगे हम लोग तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। क्या इकट्ठे हो जाते हैं? हाइड्रेशन हो जाता है एक तरह से। इन मॉलिक्यूल इन आयंस का क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जैसे Ag प्लस है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से इनके बीच में फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही Cl माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की क्लास में वो आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन में भी वो इक्वेशन रिएक्शंस जो कि सॉल्यूशन फेज में होती है। कौन सी फेज में होती है हमारी? सॉल्यूशन फेज में होती है। अब देखो, आयनिक रिएक्शंस में होता क्या है? आयनिक रिएक्शंस में देखो, आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगी। आज समझ में आ रही है ना? आपको सबको पता है, देखो ये सब बेसिक चीजें हैं कि जब भी दो आयन एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती है, स्तर वैद्युत अंतरक्रिया होती है हिंदी में, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंटर आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से इनके बीच में जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो जो आयन है, जो रिएक्टिंग आयंस हैं, उन आयंस पर चार्ज कितना है। एक तो किस पे डिपेंड करेगा? जो आयंस है आपके रिएक्टिंग आयंस हैं, उन आयंस पर चार्ज कितना है। और दूसरा,
आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन रिएक्शंस को हम लोग कहां करवा रहे हैं, सॉल्यूशन फेज में करवा रहे हैं। वहां पर हम लोग काइनेटिक साल्ट इफेक्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आयनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, जस्ट वन एग्जांपल हम लोग बताते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि देखो मान लो कोई दो आयन है आपके पास, एक आयन मान लो पॉजिटिव है, एक आयन नेगेटिव है। तो जब ये दोनों आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस होंगी, और इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस होने के कारण इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो जो रिएक्शन होगी उसकी जो रेट है वो कितनी होगी, वो डिपेंड करेगी दो चीजों पे। एक तो इन आयंस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, इसका क्वांटिटेटिवली मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपने खूब पढ़ा होगा, चाहे जो हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की होगी या नेट की तैयारी की होगी तो खूब पढ़ी होगी आपने आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर इन दोनों कोई भी आयनिक रिएक्शंस हैं सॉल्यूशन में, देखो बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप ध्यान रखना, मैं जब भी आयनिक रिएक्शंस बोलूं आप मान के चलना कि हम लोग एक्वस फेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन एक्वस फेज में होती है आयनों के बीच में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। ये आप ध्यान रखें, ये जो दोनों इफेक्ट को मिलाकर के एक जो कंबाइंड इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन पर जो आयनिक रिएक्शंस की जो रेट होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो चार्ज ऑन आयंस जो कि रिएक्शन कर रहे हैं, और दूसरा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो ध्यान रखने की है, ये तो समझ में आ गया आपको कि कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आयंस पर है। आपको पता चल ही जाएगा कौन कौन से आयन है, तो आपको चार्ज का भी पता चल जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ध्यान से समझना, कि आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ये किसकी स्ट्रेंथ है। तो देखो एक तो इसमें आयंस जिनके बीच में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं वो भी सॉल्यूशन में है, उनकी आयनिक स्ट्रेंथ, या फिर किसी और स्पीशीज की आयनिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई आयनिक रिएक्शन को किसी सॉल्यूशन फेज में करवाते हैं तो उसमें बाहर से कोई एक इनहर्ट साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। बट ध्यान रखना कंडीशन क्या है, इनर्ट, इनर्ट साल्ट और नो कॉमन आयन। एक चीज और अभी पढ़ लो फिर दोबारा बताऊंगा, नो कॉमन आयन। नो कॉमन आयन का मतलब जो इनर्ट साल्ट हम लोग बाहर से मिला रहे हैं उसमें ऐसा कोई आयन नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी रिएक्टिंग स्पेसीज में हो। ये थोड़ा सा ध्यान रख, रिएक्टिंग स्पेसीज या रिएक्टिंग आयंस। आगे बात समझ में। तो ये जो आयनिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है वो आयनिक स्ट्रेंथ किसकी, वो इनर्ट साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जैसा कोई कॉमन आयन नहीं होता है, उस आयन को मिलाने कर जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है उस आयनिक स्ट्रेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आगे बात समझ में अच्छी तरीके से कि आपकी आयनिक रिएक्शंस क्या है, आयनिक रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, आयनिक रिएक्शंस पर किसका क्या इफेक्ट होगा, चार्ज ऑन रिएक्टिंग स्पीशीज का क्या इफेक्ट होगा, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन किसकी आयनिक स्ट्रेंथ, वो इनर्ट साल्ट की आयनिक स्ट्रेंथ जो कि हम लोग बाहर से ऐड करते हैं, जो कि इनर्ट होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई आयन नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी रिएक्टिंग स्पीशीज हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो कॉमन इफेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। एक बार जनरल बता रहा हूं फिर और डिस्कस कर लेंगे। इन दोनों का जो कॉमन इफेक्ट होता है किस किस का, देखो मैंने बता दिया है आपको, दो चीजों का कॉमन इफेक्ट। एक तो आपका चार्ज ऑन आयंस और दूसरा आयनिक स्ट्रेंथ जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों का जो कॉमन इफेक्ट है दोनों को साथ में मिला देंगे उसको हम लोग बोलते हैं साल्ट इफेक्ट। एक चीज और ध्यान रखना,
अगर इनमें से एक भी इफेक्ट नहीं होगा तो दूसरा इफेक्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आगे बता दूंगा जब हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा। मींस दोनों इफेक्ट एक साथ होने चाहिए। चार्ज ऑन आयंस और आयनिक स्ट्रेंथ दोनों इफेक्ट एक साथ होंगे तब तो आपका साल्ट इफेक्ट काम करेगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आपका साल्ट इफेक्ट काम करेगा ही नहीं। ये भी ध्यान रखना। तो ये जो साल्ट इफेक्ट है वो बेसिकली दो तरह का साल्ट इफेक्ट होता है, एक प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और आपका दूसरा सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। अब ध्यान रखना, देखो ये जो साल्ट इफेक्ट है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट वो किसका है, आपका साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो बाहर से हम लोग ऐड करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि ये जो सॉलिड और इलेक्ट्रोलाइट, जो साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा वो इनर्ट होना चाहिए और नो कॉमन आयन। ध्यान रख लेना। तो होगा क्या कि जब भी हम लोग किसी आयनिक रिएक्शन जो हो रही है उसके सॉल्यूशन में अगर हम लोग कोई इनर्ट साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसमें कोई कॉमन आयन नहीं होगा, ध्यान से समझ में आ गया, तो इस साल्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन, अब ध्यान से समझना, वो कंसंट्रेशन एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करेगी। एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करेगी और एक्टिविटी कोफिशिएंट किसको चेंज करेगा, एक्टिविटी को चेंज करेगा। और एक्टिविटी चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। ये आप अच्छी तरह से समझ लो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में। लेकिन अब ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ये जो साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है बाहर से प्राइमरी साल्ट इफेक्ट देखने के लिए, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेक करेगा। इसके एक्टिविटी कोफिशिएंट का, जो रिएक्टिंग आयंस हैं उनके एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक्टिविटी कोफिशिएंट चेंज होगा तो एक्टिविटी, देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जो एक्टिविटी लिखी जाती है वो लिखी जाती है गामा सी, मतलब एक्टिविटी इक्वल्स टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है गामा एम अगर मोलरिटी की बात करेंगे तो। अब ऑब्वियस बात है एक्टिविटी चेंज होगी तो एक्टिविटी कोफिशिएंट चेंज होगा तो एक्टिविटी भी चेंज होगी। और एक्टिविटी क्या होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं वो एक्टिविटी होती है। तो जब इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं कि जब हम लोग प्राइमरी साल्ट इफेक्ट देखने के लिए कोई बाहर से साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग, ये ध्यान रखना, विदाउट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, विदाउट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग आयंस। ये ध्यान रख लेना भाई। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट है उस साल्ट इफेक्ट में जो साल्ट हमने ऐड किया है वो डायरेक्टली रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट होता है वो बेसिकली नॉन कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है। ये भी ध्यान रख, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी, देखो आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, और इसमें भी आए हुए हैं पहले भी, तो इसलिए एक एक लाइन जो मैं बता रहा हूं उस लाइन को आप ध्यान जरूर रख लेना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट क्या है समझ में आ गया। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट की बात करते हैं। देखो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम लोग बाहर से कोई साल्ट ऐड करेंगे तो ये जो साल्ट है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है। ये कंसंट्रेशन किसकी, मैं बता दूंगा आगे। ये कंसंट्रेशन रिएक्टिंग आयंस की भी हो सकती है और कैटलिस्ट की भी हो सकती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है। ये भी आप जान, दो चीजें कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है, वो नॉन कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है। प्राइमरी साल्ट इफेक्ट जो होता है वो उस इफेक्ट में जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन में कोई डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, जबकि जो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट है उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन में डायरेक्ट चेंज होता है, या फिर जो कैटालाइटिक स्पीशीज है उसकी कंसंट्रेशन में डायरेक्टली चेंज होता है।
आगे बात समझ में? तो ये जो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट है वो बेसिकली दो तरह का है, एक प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और एक सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों इफेक्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारी। अब हम लोग वापस प्राइमरी, देखो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है, बाकी अब अलग अलग और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सब कुछ मैंने लिख रखा है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की या ज्यादा तकलीफ देने की खुद को जरूरत नहीं है, बस जो जो मैं लिख रहा हूं, जो जो मैं बता रहा हूं, बस उन चीजों पे ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही कुछ चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट है, वो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट दो साइंटिस्ट थे, जोनास ब्रॉन्स्टेड एंड नील्स पेजरम। इन दोनों ने प्राइमरी साल्ट इफेक्ट के बारे में बताया था, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी कि ये बताता है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट कि जैसे ही हम लोग बाहर से कोई साल्ट ऐड करेंगे, बाहर से कोई साल्ट ऐड करेंगे इसमें एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें कि आयनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये जो साल्ट ऐड करेंगे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करेगी। और एक्टिविटी कोफिशिएंट किसका? रिएक्टिंग आयंस और प्रोडक्ट का, या फिर इंटरमीडिएट का। ठीक है, जब रिएक्ट एक्टिविटी कोफिशिएंट चेंज होगा तो एक्टिविटी चेंज होगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, और एक्टिविटी चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये कम भी हो सकती है और ये ज्यादा भी हो सकती है। मैं बताऊंगा प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा किस पर, मैं बताऊंगा आगे, कि आपके पास जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उन पर आयन कैसा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो देखो जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट है, उस साल्ट इफेक्ट को दो थ्योरी के बेसिस पर समझाया जा सकता है। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स की ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आपकी केमिकल काइनेटिक्स की ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और दूसरी जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डिबाइअक्खल थ्योरी, ट्रांजिशन थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और दूसरी क्या है हमारी? डिबाइअक्खल थ्योरी। ये ध्यान समझ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे और बताऊंगा इसके बारे में, पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लें। देखो मैंने पहले ही कह दिया था प्राइमरी साल्ट ऑब्जर्व्ड इन नॉन कैटालाइटिक रिएक्शंस, ये स्टेटमेंट है, ऐसे की ऐसे याद रखना आप इनको, हो सकता है चारों आपको ऐसे कैसे एग्जाम में मिल जाएं। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस। मैंने पहले ही बता दिया कि जो साल्ट हम लोग मिलाएंगे उसकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसी कंसंट्रेशन को आगे जाके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयनिक स्ट्रेंथ में। तो आप ध्यान रखना, मैं चाहे आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बोलूं चाहे आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट बोलूं, साल्ट कौन सा? जो बाहर से ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट है द एडेड साल्ट डज नॉट हैव कॉमन आयन विद द सेम आयन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि जो इनर साल्ट हम लोग ले रहे हैं उससे साल्ट का डिसोसिएशन होने पर ऐसा कोई आयन नहीं बनना चाहिए जो कि हमारा ऑलरेडी रिएक्टिंग स्पेसीज हो। नेक्स्ट देखो, बट इट्स एडिशन चेंज इन द आयनिक स्ट्रेंथ, बट इट एडिशन चेंज इन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेज विदाउट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग आयंस। जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बता दिया है कि ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेगा, तो किसको चेंज करता है? ये एक्टिविटी कोफिशिएंट को चेंज करेगा, और एक्टिविटी कोफिशिएंट से इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज होगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? प्राइमरी साल्ट इफेक्ट के बारे में। ये स्टेटमेंट टाइप चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक था हमारा प्राइमरी साल्ट इफेक्ट के बारे में, जो भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं वो सारे के सारे मैंने बता दिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ये केवल मैंने आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है,
इससे हमारा काम नहीं होगा। हाँ, इससे एक काम हमारा हो जाएगा, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट टाइप तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकली क्वेश्चन आ गया तब फिर दिक्कत है, फिर हमारा इससे काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करें भई, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। अब देखो मैथमेटिकल पोर्शन में क्या है, मैंने आपको सारा नोट्स में लिख के दे दिया है, वहां से आप देख लेना। देखो पूरा डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डेरिवेशन काम का भी नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा वो आपके डेरिवेशन। वो डेरिवेशन आपके किसी काम नहीं आएगा। बस जो काम की चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो काम की चीजें हैं, देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जो एक तरह से जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट है, एक बार समझते जाओ आप। वो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट जो आयनिक रिएक्शंस हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर सकता है और वो डिक्रीज भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका इस बात पर कि आपकी जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उन पर चार्ज कितना, चार्ज ऑन रिएक्टिंग स्पेसीज। कैसे, वो मैं एक इक्वेशन जब हम लोग लिख लेंगे तब बताऊंगा आपको, कि अब आप समझ लो इस बात को। ठीक है, अब चार्ज देखो रिएक्टिंग स्पेसीज पे कितना हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कौन सी कंडीशन में साल्ट इफेक्ट काम करेगा, कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी कंडीशन में नेगेटिव साल्ट इफेक्ट होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बहुत सिंपल तरीके से चीजों को मैं समझा देता हूँ। मान लो आपके पास दो आयन है, और दो आयन में कौन कौन से आयन है आपके पास, तो मान लो आपके पास ए प्लस और बी माइनस आयन है, और ये दोनों मिलकर के आपका ए बी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्वस लिखना मत भूलना, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हम लोग सॉल्यूशन फेज में कर, मान लो ये कोई भी आयनिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो के नोट ले लेते हैं, सिंपल। अब हमने क्या किया कि इस रिएक्शन में इसका रेट कांस्टेंट के नोट था, इसमें हमने अब एक बाहर से एक साल्ट ऐड किया जो इनर्ट है, ये मान लो एक्स वाई जो इनर्ट है, और इसके डिसोसिएशन से ऐसा कोई आयन नहीं बनेगा जो रिएक्टिंग स्पेसीज में हो। तो इसके डिसोसिएशन से देखो एक्स प्लस और वाई माइनस मान लेते हैं, तो ये देखो ये रिएक्टिंग स्पेसीज भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये इनर्ट और नो कॉमन आयन वाला साल्ट ऐड किया, तो इस कंडीशन में मान लो इसी सेम रिएक्शन का आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका मान लो के मान लो या के एस मान लो, के एस का मतलब रेट कांस्टेंट विद साल्ट इफेक्ट, रेट कांस्टेंट विद साल्ट इफेक्ट। अब मान लो यहाँ पे आपका कोई साल्ट इफेक्ट नहीं है, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी जनरल कंडीशन क्या होगी, लॉग की फॉर्म में। वैसे भी खैर ठीक बराबर ही आएगा, अगर हम लोग माने कि के नोट बराबर के एस हो जाएगा, लेकिन अगर लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल एन के नोट बराबर एल एन के एस। ये उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपका कोई साल्ट इफेक्ट नहीं है, नो साल्ट इफेक्ट, नो साल्ट इफेक्ट, ये आप चीज समझ लो। लेकिन अगर, अब ध्यान से समझना, लेकिन अगर साल्ट इफेक्ट है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, अगर साल्ट इफेक्ट है उस कंडीशन में इस इक्वेशन को क्या लिखा जाता है, देखो एक सिंपल डेरिवेशन है, मुश्किल से 5 मिनट का, वो मैंने आपको लिख के दे दिया है, आप उस पूरे डेरिवेशन को देख लेना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वो आपके काम का नहीं आएगा, जो काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी आप उस डेरिवेशन को देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई इशू नहीं आएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में विद साल्ट इफेक्ट इसको लिखा जाता है एल एन के एस बराबर, ध्यान रख लेना, एल एन के नोट प्लस, ध्यान से समझ लेना, गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी, बस यही चीज। और देखो गामा क्या है आपका, मैंने आपको पहले बता दिया था, गामा जो है वो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट है।
क्या है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट किसका, देखो गामा ए का, गामा बी माइनस का, ठीक है। इसको थोड़ा और भी तरीके से हम लोग ए प्लस बी माइनस लिख सकते हैं, ए प्लस और बी माइनस लिख सकते हैं। ये एक सिंपल लिखने के तरीके हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें कि सर क्या लिखा गामा प्लस ए, वो एक सिंपल तरीका है। क्योंकि चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही साल्ट ऐड करेंगे, जो साल्ट ऐड करेंगे वो किसको चेंज करेगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट को। किसके एक्टिविटी कोफिशिएंट को, जो रिएक्टिंग स्पेसीज है, जो प्रोडक्ट है। इसीलिए देखो इस पूरी इक्वेशन में जो झमेला आया है वो केवल एक्टिविटी कोफिशिएंट का आया। ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब जो गामा होता है ना, किसी भी आयन का जो गामा होता है वो गामा होता है एल गामा बराबर लिखा जाता है, ध्यान से समझ लेना, माइनस ए जेड आई स्क्वायर अंडर द रूट। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे ए क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.509 होती है। ये जेड उस आयन का चार्ज होता है और ये आई उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। बस यही सीखना है, बस आपको काम की चीजें कि जो 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 एल एन के एस और एल एन के नोट, के एस क्या है, साल्ट इफेक्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट है, और के नोट विदाउट साल्ट इफेक्ट रेट कांस्टेंट है। इनमें जो डिफरेंस आएगा वो केवल केवल एक्टिविटी कोफिशिएंट की वजह से आएगा। इसकी वजह से आएगा, केवल और केवल एक्टिविटी कोफिशिएंट की वजह से आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में केवल और केवल रिएक्टिंग स्पेसीज और प्रोडक्ट का जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ठीक है। और फाइनली जब सारे आयंस के लिए हम लोग एल एन गामा का मान रखेंगे, यहां पर समझ में आ गया, अलग अलग ए प्लस के लिए जो मैंने करवा रखा है, आप लोगों को देखना नोट्स में एकदम सिंपल चीजें हैं वो। जब सारी चीजों के लिए वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, तो यहां से जो आपका फाइनल निकल के आएगा इक्वेशन जो काम की है, वो आपकी होगी एल एन के एस बराबर एल एन के नोट, सही है बिल्कुल, प्लस 2a जेड, जेड प्लस माइनस, या जेड ए लिख दो, या जेड प्लस जेड माइनस और अंडर द रूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह से याद रखना है और अच्छी तरह से समझ लो, इस काम की चीज ये आ गई बात समझ में। और इस इक्वेशन में अगर हम लोग ए की वैल्यू रख दें जो मैंने पहले बताई थी, तो क्या हो जाएगा, एल एन के एस बराबर एल एन के नोट प्लस, तो ए की वैल्यू होती है 0.509, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1.02 जेड प्लस जेड माइनस अंडर द रूट। अब देखो यहाँ एल एन के एस क्या है, एल एन के नोट क्या है, 1.02, ठीक है। देखो ये कैटायन पर चार्ज है, ये एनायन पे चार्ज है, और ये आपकी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ है। ये कॉमन आयनिक स्ट्रेंथ आएगी, पूरा जो सॉल्यूशन है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। अब आप खुद देख के देखो, मैंने आपको पहले बताया था इस इक्वेशन के अनुसार, क्या, इस इक्वेशन के अनुसार मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज जीरो हुआ, अब देखो एक्चुअल में एक चीज और देख लो कि इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो इस स्पेसिस, इस पूरी वैल्यू की वजह से आएगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला अगर जीरो है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी भी स्पेसीज पे चार्ज जीरो है तो भी ये पूरा जीरो, अगर आयनिक स्ट्रेंथ जीरो है तो भी ये जीरो। तभी तो मैंने आपको कहा था कि दोनों का कॉमन इफेक्ट होगा। अगर एक भी जीरो है तो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट होगा ही नहीं। कि अगर मान लो दो रिएक्टिंग स्पेसीज में से एक पर भी आयन जीरो है तो ये पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी एग्जांपल से, आगे बात समझ में। तो ये फिर डिपेंड करेंगी सारी चीजें, ये आपकी सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कैसे हम लोग प्राइमरी साल्ट इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, जो जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी वो सारी की सारी चीजें। अगर चार्ज जीरो है किसी भी आयन पर तो भी प्राइमरी साल्ट इफेक्ट जीरो, और अगर आयनिक स्ट्रेंथ जीरो है तो भी प्राइमरी साल्ट इफेक्ट जीरो। तो दोनों एक दूसरे के मतलब
ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, दोनों में से एक भी चीज जीरो तो साल्ट इफेक्ट जीरो, और फिर आपका जो एल एन के एस होगा वो एल एन के नोट के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम था वो ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी थी, और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है और आपका 100% सही भी हो जाएगा। पिछली 2-3 एग्जामों में यहां से डिट्टो क्वेश्चन मिला है, ऐसे की ऐसे क्वेश्चन मिला है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, ये तो हमने फिर वही चीज आ गई कि हमने ये सारा पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है हमें, कुछ एग्जाम्पल्स इसके बेसिस पर देख लेते हैं। और कुछ एग्जांपल्स का मतलब क्या है, देखो एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी थी हमारी 0.509, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ली जाती है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, और वो क्या है फिर आपका एल एन के एस अपॉन एल एन पर लिख देते, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एल एन के एस अपॉन ए नोट बराबर 1.02, ठीक है, जेड प्लस जेड माइनस अंडर द रूट आई। ये भी इक्वेशन पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयन की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं अभी मैं बता दूंगा, बाकी आपको सबको पता है। आई बराबर लिखा जाता है समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर। आई जिस आयन की हमें इस आयन की हमें आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, उसका चार्ज सॉरी उसकी कंसंट्रेशन, और ये जेड आई क्या है उस पर चार्ज, अभी बता दूंगा मैं आपको ये सारी चीज, ठीक है। अब देखो, इसके बेसिस पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में, एल एन के एस अपॉन के नोट बराबर 1.02 जेड प्लस माइनस अंडर द रूट आई में हम लोग ग्राफ बना, और वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो पहले समझो, इक्वेशन था हमारे पास एल एन के एस अपॉन ए नोट बराबर, ठीक है, 1.02 जेड प्लस जेड माइनस अंडर द रूट आई। इसमें से हमने ये वाला और ये वाला लेकर के इनके बीच में ग्राफ बना दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका स्लोप रिप्रेजेंट होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, स्लोप को। और एक तरह से ये जो ग्राफ बन रहा है वो मैथमेटिक्स में y बराबर एम एक्स से बनेगा, इससे बन रहा है y बराबर एम एक्स से बन रहा है। अगर हम लोग देखो एक चीज और बता दूं कि अगर हम लोग ऐसे इसमें ग्राफ बनाते, मान लो के एस बराबर एल एन के, ठीक है, के नोट प्लस 1.02 जेड प्लस जेड माइनस अंडर द रूट आई। अगर अब हम लोग एल एन के एस और इस आई में हम लोग अगर ग्राफ बनाते, तब आपका ग्राफ बनता y बराबर एम एक्स प्लस सी से। इस कंडीशन में एल एन के जो है वो आपका इंटरसेप्ट होता, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ये क्या होता है आपका। अब इतनी चीजें तो आपको पता होंगी, देखो इस लेवल तक आप लोग आए, ठीक है। तो अब हम लोग इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं यहां से हटाता हूं एक बार, फिर हम लोग ये सारा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो समझो आप लोग चीजों को, उसके अकॉर्डिंग सारा समझना है आपको। देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखो वो इक्वेशन एक बार मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, एल एन कुछ भी लिख लेना, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कुछ भी लिख लेना, एल एन के एस बराबर एल एन के नोट प्लस 1.02 जेड प्लस जेड माइनस अंडर द रूट आई। अब देखो ध्यान से समझना, अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे इस पे जेड प्लस कितना है +2, और इस पर भी क्या है जेड माइनस, मान लो दूसरा कोई भी आयन है, प्लस माइनस की जगह पॉजिटिव नेगेटिव, या इसको देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हो कि ए पर कितना आयन है, बी पर, देखो मैं पहले बता चुका हूं वो आपकी सहूलियत के अनुसार है, केवल समझना है आपको। यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों पॉजिटिव आयन ही रिएक्शन करेंगे, दोनों नेगेटिव करेंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेगा, कोई भी दो पॉजिटिव भी रिएक्शन कर सकते हैं, दो नेगेटिव भी रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। बस आपको जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उनका चार्ज लेना है। तो देखो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो दो को दो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4, प्लस के 4 आए हैं, देखो जेड ए जेड बी +4, +4 का मतलब क्या हुआ भाई, अब आप थोड़ा सा समझो, +4 का मतलब क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिव,
ये सारा पॉजिटिव मीन्स ये इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा मीन्स ln KS का मान ln K नोट से ज़्यादा हो जाएगा मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट होगा। देखो इस तरह से यहाँ पे ये +4 की, यहाँ पे ये +4 की वजह से मान लो आप, ठीक है। अगर दूसरी रिएक्शन में बात करें तो देखो 2 और -2 इंटू -1, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो देखो ये फिर से प्लस हो गया, ये फिर से प्लस हो गया। तो देखो इस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये फिर से प्लस हो गया तो क्या हुआ यहाँ पे ln KS बराबर ln K नोट प्लस 1.02 इंटू 2 अंडर द रूट आई। मीन्स यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये KS का मान ln K नोट से ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी कौन सा साल्ट इफेक्ट हो जाएगा, आपका पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या, देखो इस पे -1, इस पे भी -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 तो पॉजिटिव का 1, तो यहां पर भी पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाला पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट देखो, इस पे जीरो चार्ज, इस पे -1 तो 0 इंटू -1 जीरो, और मैंने कहा था अगर दोनों में से एक भी जीरो तो आपका नो साल्ट इफेक्ट। देखो इसमें कोई साल्ट इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका जो KS होगा ln KS बराबर ln K नोट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस रिएक्शन में बात करें तो देखो यहाँ पे देखो H2O2, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस रिएक्शन का। यहाँ पे क्या है देखो, अब अच्छी तरह से समझना। देखो +1 इंटू -1, ठीक है। तो इन दोनों का जो चार्ज है, इन दोनों का जो चार्ज है इस कंडीशन में, क्योंकि दो आयन हो गए, इन दोनों का चार्ज होगा -1। -1 का मतलब ये पूरा पोर्शन, यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे -1 गुना में आएगा, तो ये पूरा नेगेटिव मीन्स ये ln K नोट्स में से जाएगा, घटेगा, तो ये आपका KS कम हो जाएगा। अब ये और ध्यान रखना, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं ये लेस देन NK नोट, ln K नोट। ऊपर वाली कंडीशन में जब भी हम लोग बोलेंगे ln KS ग्रेटर देन ln K नोट, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, +2 इंटू -1 कितना आया 2, -2 आया तो ये वाला नेगेटिव साल्ट इफेक्ट हो गया, ये वाला नेगेटिव साल्ट इफेक्ट। ऐसे ही देखो यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, तो +2 इंटू -3, आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका फिर, ये देखो दोनों, तो दोनों से यहाँ से -6 का मतलब नेगेटिव साल्ट इफेक्ट होगा, और नेगेटिव साल्ट इफेक्ट होगा मीन्स यहाँ पे आपका ये वाला देखो, ये बेसिकली -6, ये बेसिकली -2, ये -1, यहाँ पे ZA प्लस जेड बी की बात बता रहा हूँ, ये 0, ये आपका बेसिकली +1, ये बेसिकली +2। तो देखो ये सारी रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, ये सारी मैंने लिख के दी है आप लोगों को नोट्स में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है वैसे बिल्कुल भी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग चीज़ों को ध्यान रखना अच्छी तरीके। तो ये मान के चलना, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इस समय, इस पेज में से आपको 100% पहले भी तीनों एग्जाम में मिले हैं, इस एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपका क्वेश्चन भी 100% सही हो जाएगा। बस आप चीज़ों का ध्यान रख लेना, आपको चीज़ें भूलनी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया यार इजी गोइंग चीजें हैं, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। चीजें तभी होंगी जब आप लोग कोशिश करोगे, अदरवाइज तो देखो मामला चल ही रहा है सारी चीजों का। आप पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, पहले भी सिलेक्शन हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बहुत कम समय में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी साल्ट इफेक्ट हो गया है, और किसी को भी कोई भी इश्यू हो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। ये आपका प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, ठीक है भाई। आगे चले। अब इतना बताने के बाद नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत मैंने नहीं भी बताया है तो वो सारा नोट्स में है। आपको डरने की, घबराने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी नोट्स से, सब कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। देखो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको क्या है। देखो देखो बेसिकली दोनों इफेक्ट एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये कैटालाइटिक रिएक्शन में होगा, वो नॉन कैटालाइटिक रिएक्शन में होगा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें आप ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में कुछ आई तो आप चीजों को समझ के पढ़ना बस। ठीक है, क्या है देखो यहाँ से, सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट इन्वॉल्व इन कैटालाइटिक रिएक्शंस, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द रेट, अब देखो ध्यान से समझना ये वाली लाइन, द रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज बाय चेंजिंग द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कैटालाइटिक स्पेसीज। The rate also affected by changing the concentration of one of reacting ions in the presence of foreign electrolyte that change in the ionic strength of the solution। यहाँ पे देखो दो ही चीजें समझने की हैं। ये दो चीजें हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो या तो जो जो कैटालाइटिक रिएक्शन है, या तो हम लोग कैटालाइटिक जो स्पेसीज है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कर दें, या फिर हम लोग डायरेक्ट रिएक्टिंग स्पेसीज की कंसंट्रेशन में ही चेंज कर दें। मतलब ओवरऑल मतलब क्या है कि अगर हमें सेकेंडरी काइनेटिक इफेक्ट के अनुसार अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर देखना है तो कैसे हो सकता है कि या तो हम लोग चेंज कर दे कैटालाइटिक स्पेसीज की कंसंट्रेशन में, या फिर चेंज कर दे जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उसकी कंसंट्रेशन में। ठीक है, उससे क्या होगा, thus the degree of dissociation of reacting electrolyte is changes। ऑब्वियस बात है, वो मैं बार बार बता चुका हूं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी साल्ट इफेक्ट एंड नोन एज सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। ये जो फिनोमिना हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का बाय एडिंग द आउटर साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन आयन भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना उस साल्ट में। वहां पे नो कॉमन आयन होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन आयन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी। आप वो कॉमन आयन आपका कैटलिस्ट के रेफरेंस में भी हो सकता है, वो कॉमन आयन आपका रिएक्टिंग स्पेसीज के रेफरेंस में भी हो सकता है, तभी तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन चेंज होगा भाई। रिएक्टिंग स्पेसीज में या कैटालाइटिक स्पेसीज में डायरेक्ट चेंज कैसे होगा कंसंट्रेशन में, जब हम लोग कोई इनर्ट साल्ट मिलाएंगे जिसमें कि कॉमन आयन हो। वो कॉमन आयन कैटलिस्ट का भी हो सकता है और आपका रिएक्टिंग स्पेसीज का भी हो सकता है। देखो बस आप अगर थोड़ा सा समझने लग जाओगे ना चीजों को, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। बस थोड़ा सा चीजों को समझना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई भी रिएक्शन अगर आपकी एसिड कैटलाइज्ड है या फिर आपकी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो अगर एसिड कैटलाइज्ड है तो उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H प्लस पे डिपेंड करेगी, और अगर बेस कैटलाइज्ड है तो वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बाहर से कोई साल्ट ऐड कर रहे हैं और वो साल्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है, कोई सी की भी हो, अगर एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, और अगर बेस कैटलाइज्ड है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को अगर चेंज करता है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है, लेकिन ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन से चेंज हो रही है। डायरेक्ट कंसंट्रेशन में चेंज करने से हो रही है, वहां पे हम लोग डायरेक्ट कंसंट्रेशन में चेंज नहीं कर रहे थे, एक्टिविटी कोफिशिएंट में हम लोग चेंज कर रहे थे। बस ये मेजर डिफरेंस आप समझना, जब पढ़ोगे तो सारी चीजें स्टेटमेंट आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, एक एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है मान लो आपकी A प्लस और B माइनस में आपकी रिएक्शन होकर के क्या बन रहा है, और ये मान लो ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये आपकी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है मान लो आप। ठीक है, अब अगर मान लो एक एसिड कैटलाइज्ड है और वो एसिड जो है आपका, वो आप मान के चलो कि आप Ha मान लो, ये आपका एसिड है जो क्या क्या देता है, H प्लस और A माइनस, ये आपका कैटलिस्ट है और ये आपकी कैटालाइटिक स्पेसीज है। ठीक है, अब मान लो एक हम साल्ट मिलाते हैं जो HX है। अब ये HX किस में टूटेगा, देखो H प्लस और X माइनस। यहाँ पे देखो ये कॉमन आयन हो गया किसके रेफरेंस में, कैटलिस्ट के रेफरेंस।
अब देखो कॉमन आयन हो गया, तो देखो पहली चीज तो ये है कि अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई है तो आयनिक H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही तो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी H प्लस आयन की, और आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अब ये कहाँ से पता चला भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी? इसके लिए ये यहाँ से पता चला क्योंकि सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट के लिए भी हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, और वो इक्वेशन आपको सीधी याद रखनी है। एल एन के एस बराबर एल एन के नोट प्लस प्लस 1.02 अंडर द रूट आई। तो जब देखो अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, कैटालाइटिक स्पेसीज की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ी, और आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ी, ध्यान से समझना, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ी तो ये पूरा पोर्शन बढ़ा, ये पूरा पोर्शन बढ़ा तो ये इसमें ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ तो एल एन के एस इंक्रीज हो गया। इट मींस आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सेम बेस कैटालाइसिस रिएक्शन के लिए हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बेस कैटालाइसिस में क्या होगा कि मान लो ये आपकी रिएक्शन बेस कैटालाइसिस है, बेस कैटालाइज्ड है। बेस कैटालाइज्ड में क्या हुआ, हल्का सा हिंट दे रहा हूं, ओ एच माइनस से कैटालाइज। मान लो आपका जो बेस था वो मान लो ए ओ एच था, तो ए ओ एच का मतलब ए प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है। अब हम लोग बाहर से मान लो कोई आयन साल्ट मिलाते हैं, के ओ एच किस किस में टूटेगा, के एच और ओ एच माइनस। यहाँ पे ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पूरा पोर्शन इंक्रीज किस में जुड़ेगा, एल एन के नोट में, और पूरा का पूरा एल एन के एस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि मान लो आपकी रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है और आपने मिला दिया बेस, मान लो आपने मिला दिया AOH, तो यहां पर ये OH माइनस जो है वो आपके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी मींस आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो आपका LnKS भी डिक्रीज हो जाएगा। देखो चाहे किताब में कितनी टिपिकल चीजें दे रखी हो, आप पढ़ लेना, मेरी गारंटी है मैंने इतना इजी बना के बताया है आप लोगों को, जैसे सिंपल कोई 9th 10th को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या पता कितनी बार पढ़ना पड़ता है किताबों को। और वो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में चीजें बताई जाएं, जिससे कि बच्चों को लगे कि यार पढ़ने में हमें मजा आ रहा है। तो आप कम से कम भी अब थोड़ी सी मेहनत आप करना, आप प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में डिफरेंस पढ़ना, कम से कम 5 से 7 डिफरेंस लिख के रखना। आप ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे जो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट है वो रिएक्टिंग स्पेसीज के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का। वो जब भी तो कह रहा हूँ कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है मेनली, कैटालाइटिक स्पेसीज की कंसंट्रेशन चेंज होती है, उसकी वजह से आयनिक स्ट्रेंथ, और आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कैटलिस्ट तो काम ही यही करता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो ये आपका सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट हो गया है। अब देखो वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह निकालना आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं है, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं वहां मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं, यहाँ भी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, जो गामा वामा एक्टिविटी है वो पूरा सेकंड ग्रेड में, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने करवा रखा है। देखो हल्की सी बात कर लेते हैं आयनिक स्ट्रेंथ की, सबको पता है फिर भी एक एग्जाम्पल में बता। तो आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन आई जेड आई स्क्वायर।
आई जेड आई स्क्वायर का मतलब अगर जितने भी आयन हैं उनकी सबकी कंसंट्रेशन और उन पे चार्ज। ठीक है, मान लो आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, आपको ये दिया गया है, मान लो आपके पास तो 0.1 ACl का सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, आपको 0.2 एम K2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया है। इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ ये हमें क्या, तो देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए K प्लस आयन की कंसंट्रेशन, एक Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन और एक हमें SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन। देखो ACl कैसे टूटता है, ACl टूटता है K प्लस और Cl माइनस, और K2SO4 कैसे टूटता है, K2SO4 टूटता है K प्लस 2K प्लस और SO4 2 माइनस। तो देखो आपके पास जो टोटल K प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो होगी, देखो 0.1 तो यहाँ से नहीं होगी, टोटल कंसंट्रेशन जो होगी 0.1 यहाँ से, और यहाँ देखो 0.2 है, एक आयन की तो दो आयन मिल रहे हैं, तो 0.2 इंटू टू कितना हुआ आपका 0.5, ये टोटल कंसंट्रेशन हो गई पोटेशियम आयन। ठीक है, Cl माइनस एक ही है, Cl माइनस एक ही है, तो KCl की जितनी कंसंट्रेशन होगी वही Cl माइनस की कंसंट्रेशन 0.1, और सल्फेट एक ही आयन है, एक K2SO4 से एक ही आयन बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, और जब इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आप ध्यान से समझ लेना। आई बराबर, ठीक है, यहाँ पे हाफ हो रहता है भाई, 1/2, जहां जहां मैंने बोला है आप देख लेना, ये 1/2 है, शायद मैंने पहले भी जो बोला वहां पे अगर मैंने कहीं लिखा है तो शायद मेरे माइंड से निकल गया, वो CI/ZI स्क्वायर नहीं 1/2 बोला है, तो ठीक है, नहीं बोला है तो आप कंसीडर कर लेना, आई बराबर 1/2 समेशन CI/ZI स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो देखो 1/2 ऐसे की ऐसे, पहले Cl माइनस के लिए Ci कितना हुआ, कंसंट्रेशन 0.5, चार्ज कितना है एक का स्क्वायर, ये आपका Cl माइनस के लिए हो गया, प्लस अब ये आपका पोटेशियम के लिए होगा, Cl के लिए कितना होगा 0.1 इंटू वन का स्क्वायर, प्लस सल्फेट के लिए कितना होगा 0.2 इंटू सल्फेट पे दो है चार्ज तो 2 का स्क्वायर, ये लो बस। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2, ये कितना आया, ये 0.5 का 0.5 रह गया, ये 0.1 रह गया, ये कितना हुआ, दो दूनी चार, और चार को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 ही आ गया, तो आपका कितना है 1/2 इंटू 8 5 13 और 14 हो गया, आपका 14 का मतलब 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया, तो कितना आया आपका, यहाँ से सोल्व किया तो 7। जब आपने इन दोनों को मिलाया, और जो इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी, देखो मैंने वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, आपके भी शायद मैंने वीडियो अपलोड कर रखे होंगे तो वहां पर भी होगा, देखना आप, वहां पर मैंने ट्रिक भी बता रखी है, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग विद इन 1 सेकेंड्स आप किसी की भी आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट हैं हमारे, और जो कॉलेज लेक्चर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा है ये चैप्टर, आप देखना वहां पे एकदम सिंपली मैंने सारा का सारा बता रखा है, ये सारा का ऐसे की ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्लास हो गई है जिसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है, साल्ट इफेक्ट। तो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से, और जब मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहां पर भी बताऊंगा, ये सारी चीजें आई हुई है, जो जो हमने पढ़ाया है, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी ऐसी चीजें हमने पढ़ाई है, और एग्जामिनर ने वैसी वैसी चीजों से क्वेश्चन भी दिए हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा और सर ने पढ़ाया है। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि यार सर ने क्या पढ़ाया है और एग्जामिनर ने क्या पूछा है। सिंपल सिंपल चीजें जो हमने ऐसे बोल के पढ़ाई थी कि यार ये याद रख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।